अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल-फलाह एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं आपका मेजबान हाफिज अहमद अकरम अब्बास आप सभी का इस्तकबाल। जैसा कि आप सभी हजरात जानते हैं, हमारा इब्तिदाई से मकसद रहा है उम्मत की फलाह और बहूदी के लिए। और जहां तक बात है तहकीक करने की, हमेशा हमने ग्राउंड लेवल पर पहुंचकर काम किया है और बेस्ट हमने हमेशा अपनी बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट जानकारी आप सभी हजरात तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश की है। तो ऐसे ही एक ख्याल और बारहा लोगों के सवालात, लोगों का तजस्सुस क्या हाफिज साहब, वक्त ऐसा बदल रहा है, मौसम बदल रहे हैं, जहां पर बच्चे आनन फानन बच्चे सर्दियों का मौसम, एकाएक मौसम में तब्दीली आना, एक साथ बारिश होना, फिर बच्चों के अंदर अजीब व गरीब किस्म से सर्दी, बुखार, नजला, खांसी, ना जाने मुख्तलिफ बीमारियों का एक रुझान चल रहा है। तो ऐसे मौसम में, बदलते मौसम में, सर्दियों के, खास तौर पे विंटर के, हम अपने बच्चों का कैसे रखें ख्याल, और साथ ही साथ फिर डाइट का क्या इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरीके से हम आपको अपनी ग़िज़ा लेना है, वगैरह वगैरह। कुछ अगर आप अच्छे डॉक्टर्स के साथ जो सो इंटरव्यू लेते हुए चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो ऐसे ही तलाश में मैं आ पहुंचा हूँ फेम सिटी हॉस्पिटल शेख पेट हैदराबाद पे, जो कि 2018 से बड़ी ही खामोश अंदाज में कौम की खिदमत। और मैं ये भी जरूर कहूंगा, इस वक्त जो मुझे देख रहे हैं, इस हॉस्पिटल से मैंने भी इस्तेफादा उठाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। यहाँ के डॉक्टर्स हो या एडमिन डिपार्टमेंट हो, हर कोई अपने तौर पे बड़ा ही कोऑपरेटिव और पूरी कोशिश ये करता है कि जो भी पेशेंट यहाँ आए उनको अच्छी तरीके से समझाया जा सके। तो मैं पूरी तरीके से मुतमईन हूँ फेम सिटी हॉस्पिटल की इस कारकर्दगी की से। और अगर आप लोगों से भी जरूर कहूंगा कि जरूर तशरीफ ले आए बच्चों के लिए और औरतों के लिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फेम सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर और सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट अली जनाब डॉक्टर अहमद अली खान साहब। मैं डॉक्टर साहब आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बड़ा कीमती वक्त दिया। एक इबारत, एक सोच जो आपकी फिक्र में थी कौम की सेहत को लेकर, आबो हवा के बदलने को, उसको आपने फेम सिटी हॉस्पिटल के नाम से आपने शुरुआत की। हम उम्मीद करते हैं अल्लाह के इस सफर को, इस मंजिल को जो सो आगे तक ऐसे ही कामयाबी के साथ पहुंचाए। तहे दिल से आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब, बदलते मौसम में तबीयतों का, अपने बच्चों का कैसे रखे ख्याल? हमारे फॉलोवर्स और लोगों की तरफ से काफी सारे सवालों की एक झड़ी बच्चों के लिए आ चली है। तो कुछ सवालात के से शुरू करते हुए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले तो ये बताएं डॉक्टर साहब कि विंटर सीजन आते ही लोग इतने ज्यादा बीमार क्यों पड़ते हैं? क्या सर्दी खुद एक बीमारी है या सिर्फ सिम्टम्स, या फिर पार्ट होता है बीमारी का जो सो? जी जी। पहले एक चीज की वजाहत करते हुए चलूं कि मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, पीडियाट्रिशियन। न्यूरोलॉजी में जी मेरा जी जी। एक्सपीरियंस है। आप न्यूरोलॉजी जिक्र कर रहे थे तो मैं उसका हजरात जो भी सुन रहे हैं उनके वास्ते भी एक अवेयरनेस हो जाती है। न्यूरोलॉजी बेसिकली उस फील्ड को बोलते हैं जो पैदा होने के बाद 30 दिन के अंदर के जो बच्चे रहते हैं, पहले 30 दिन के नीचे के जो बच्चे हैं, ये फील्ड को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद फिर पूरा 18 साल तक के जो बच्चे रहते हैं उनके लिए ये पूरी पीडियाट्रिक की फील्ड है। तो पीडियाट्रिक की फील्ड के अंदर एक स्पेशलाइजेशन न्यूरोलॉजी है, जिसमें सिर्फ 30 दिन के नीचे के बच्चे रहते हैं। उसकी एक खास वजह है, वो क्योंकि न्यूबॉर्न पीरियड में जो बच्चे रहते हैं उनको सिर्फ मदर से रिलेटेड, जो मदर के अंदर जो मेडिकल इश्यूज रहते हैं उसकी असरात की वजह से वो बच्चों के अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उसी लिए उसकी जो है सो बीमारियां कुछ अलग हैं, उसके ट्रीटमेंट कुछ अलग हैं। वो एक अलग फील्ड है सबकी। उसके बाद बाकी का पूरा पीडियाट्रिक की फील्ड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस दोनों फील्ड में काफी रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बाद जो आपका अगला सवाल था, असल विंटर रिलेटेड, सर्दियों के मौसम से जी हाँ, रिलेटेड। जी हाँ, जी। तो देखिए, बेसिकली बात ये है कि ये जो सीजन्स में के चेंज के टाइम पे जो फ्लूज वगैरह जो फैलते हैं कम्युनिटी के अंदर, कम्युनिकेबल डिजीजेस फैलते हैं। बेसिकली कम्युनिकेबल डिजीज इसको बोलेंगे जो एक इंसान से दूसरे इंसान को जो चीज फैल सकती है उसको कम्युनिकेबल बोलेंगे।
कम्युनिकेबल डिजीजेस फैलते क्यों ऐसे टाइम पे, उसका प्राइमरी रीजन जो ये रहता कि द मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन, यानी हवा के जरिए जो बीमारियां फैलती हैं, ये टाइम पे हवा उसको वो जर्म्स को ट्रांसमिट करने के वास्ते बिल्कुल मौजूद रहती समझिए। तो जर्म्स ये सीजन में ऐसे टेम्परेचर में और मॉइस्चर काफी रहता है हवा के अंदर, ऐसे मीडियम में जो है सो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, आदमी जब सर्दी खांसी से छींकता है तो हवा में जाती है वो चीज, वो हवा में से फिर एक से दूसरे पर्सन को पहुंचती है ये चीज। ठीक है। अच्छा, जैसा आपने अभी बात बताई हवा के जरिए से, अब मैं अगर अपनी बात करूं मिसाल के तौर पे, मैं घर के बाहर ज्यादा अपने अहले खाना को बच्चों को लेके बाहर नहीं निकलता हूँ। जी। इसके बावजूद भी अगर बीमार होते हैं तो क्या समझना चाहिए? जरूरी नहीं कि घर के बाहर की हवा हो, या हवा जो घर में खिड़कियां खुले रखने से आ रही उससे भी हो सकता है। देखिए बेसिकली ऐसा नहीं है कि आप स्विगी के जैसा, कोविड के जमाने में भी आपको याद होगा कि एक चीज जो बहुत कही जा रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग। जी हाँ। तो सोशल डिस्टेंसिंग से इसलिए चाहिए जाती है क्योंकि जब इंसान और इंसान के बीच में डिस्टेंस काफी रहता, तो कोई आदमी अगर हवा में छींकेगा भी तो वो उतना इजीली ट्रांसमिट नहीं होता है। ठीक है। तो लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि अब बच्चा घर में ही है लेकिन हो गया, क्यों ऐसा होता? ये स्पेशली बच्चों में होता है। जी हाँ। बच्चों में इसलिए होता है क्योंकि बच्चे जब पैदा होते हैं तो दे आर कम्प्लीटली एक स्टेराइल एनवायरनमेंट के अंदर बने हैं, माँ के पेट के अंदर। माँ का पेट ऐसा निजाम है कि वहां पे कोई जरासीम का दाखिल होना नामुमकिन है। जब तक कि जो है सो पानी जो लीक होना शुरू हो जाता माँ का, जब तक जो है सो बाहर की कोई चीज अंदर नहीं आ सकती, अंदर की कोई चीज बाहर नहीं आ सकती। तो सिस्टम ही ऐसा है कि वहां पे बिल्कुल बच्चा सिक्योर रहता है। बच्चा जब पैदा होता तो उस बॉडी के अंदर ब्लड है, ब्लड के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स वगैरह रहते हैं, लेकिन ये व्हाइट ब्लड सेल्स अभी ट्रेंड नहीं है। ओके। ट्रेंड नहीं है। तो ट्रेनिंग कैसा होती है व्हाइट ब्लड सेल्स की? मतलब जब इंसान एक वायरस से एक्सपोज होता, फिर दूसरी कोई चीज को एक्सपोज होता, जैसा चीजा एक्सपोज होगा उसके असरात उसके जिस्म में आएंगे, तो व्हाइट ब्लड सेल्स उससे सीखते हैं। आइंदा फिर कभी जो है सो फिर वो किस्म की चीज फिर बॉडी से कांटेक्ट में आएंगी, फिर वो इन्फेक्शन लगेगा, तो फिर बॉडी जरा वेल प्रिपेयर्ड है। समझे आप? ओके। तो जी। मतलब द बॉडी बेसिकली लर्न्स बाय एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस। एक एक चीज जैसा एक्सपीरियंस में आती जाएंगी बच्चे की, जैसा वो बड़ा होते जाएगा वैसा वैसा उसकी उस चीज के खिलाफ लड़ने की सलाहियत भी कुदरती बढ़ते जाएगी। जी। ये दवाइयों के जरिए नहीं है, कुदरती निजाम। अच्छा। अच्छा, एक और एक चीज डॉक्टर साहब, बच्चों में अक्सर सर्दी जुकाम या खांसी जल्दी पकड़ लेते हैं, जी। उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? जी। अगर आइसक्रीम नको खाओ, चॉकलेट नको खाओ, सारी चीजें हो रही, बट स्टिल एक जो मिजाज बना हुआ है माशरे में कि सर्दी खांसी होने की ज्यादातर वजह चॉकलेट और आइसक्रीम का इस्तेमाल है, जो कि रेयर कंडीशन में हो रहा फिर भी होना। जी। देखिए पहली चीज, ये जो दो चीजें आप बोले ये वजह नहीं हो सकती इन्फेक्शन होने की, समझे आप? ये कभी भी वजह नहीं होती। लेकिन जब आदमी को अंदर कुछ इन्फेक्शन ऑलरेडी चल रहा है, नजला जुकाम है, खांसी है, यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, ये पूरे थ्रोट के इन्फेक्शन है बेसिकली, है नोज एंड थ्रोट। तो अपन जब भी ये सब मीठे चीजें ठंडे चीजें खाएंगे तो हम भी मुंह से ही लेते हैं वो चीज। तो जब ये ठंडे और मीठे चीजें लेंगे तो ये चीज जो है ये जर्म्स को भी तकवीत देती। ओके। समझे आप? क्योंकि इनकी भी ग़िज़ा वही ग्लूकोज है, समझे? हमारा हमको भी वही उसी चीज से मिल रहा है। तो बेसिकली उससे इसलिए बोलते हैं कि आपको जब सिम्टम्स है, जब इस किस्म की चीजों को अवॉइड कीजिए। दैट इज पॉइंट नंबर 1। और दूसरी चीज ये है कि आप गर्म चीजें खाएंगे, सॉल्ट वाली चीजें खाएंगे, नमकीन चीजें। तो सॉल्ट इटसेल्फ इज एंटीबायोटिक, क्योंकि आपको पता होगा पुराने जमाने में जख्म वगैरह होता था तो उसके ऊपर नमक लगाते थे। नमक लेना। दैट वर्क्स एज लाइक अ बैरियर। तो बेसिकली तो सॉल्ट का वो काम है, शुगर का वो काम नहीं है। ओके। जी। तो उसके लिए जब भी अपन इन्फेक्शन है, जब मीठे चीजें खाएंगे तो उसका और एक्सैसरबेट हो सकता है, यानी सिम्टम्स और बढ़ सकते हैं। तो ये वजूहात ही हैं। वजूहात तो वायरस ही है जो हवा के जरिए से ही मिलेगा। ठीक है। लेकिन ये जो चीजें हैं, ये चीजें इन्फेक्शन के दौरान
आपके सिम्टम्स को बढ़ा सकती है, उसलिए इनको अवॉइड करने के लिए डॉक्टर्स बोलते हैं। अच्छा। और एक सवाल ये भी था कि क्या वैक्सीन विंटर के टाइम में जरूरी होता है? अगर हाँ तो फिर कौन सा वैक्सीन इंपॉर्टेंट है? जी, देखिए वैक्सीन विंटर के टाइम बोल के नहीं, वैक्सीन स्पेशली जो बच्चों के वैक्सीन रहते हैं, कई वैक्सीन अवेलेबल हैं, सारी दुनिया के अंदर वैक्सीन अवेलेबल हैं। पिछले 5-10 साल में वैक्सीन काफी बढ़ भी गए हैं। जी। तो अब देखिए, एक इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक हिंदुस्तान का बेसिक इदारा है जो गाइडलाइंस बनाता है कि बच्चों को पैदा होने से लेके 10 साल की उम्र तक वैक्सीनेशन वक्तन वक्तन एक एक उम्र पे कौन सी वैक्सीन देना चाहिए। तो बेसिकली वो एज पे वो वैक्सीन देना इम्पोर्टेंट है। सर्दियों में वैक्सीन देना ऐसा कोई चीज नहीं है, बच्चे की उम्र के हिसाब से वैक्सीनेशन की डेट तय हुई है। अब जो पूरे वैक्सीनेशन जितने भी अवेलेबल हैं, मतलब पूरे बर्थ से लेके 10 साल की उम्र तक, आमतौर पे जो इंडियन जी हाँ। एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक का जो पीडियाट्रिक जो वैक्सीन चार्ट इसमें कई ऐसे वैक्सीन है जो आपको ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और ये कम्युनिकेबल डिजीजेस से बचने के बहुत सारे ऐसे उसके अंदर वैक्सीन है, जैसा कि न्यूमोकोकल वैक्सीन है, जैसा कि जो है आपका मम्स मीजल्स रूबेला का वैक्सीन है, जैसा का आपका इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, फ्लू वैक्सीनेशन। जी। तो ये अलग अलग वैक्सीन है जो बच्चों की उनकी उम्र के हिसाब से देना पड़ता है। अलबत्ता ये पूरे वैक्सीन में से एक जो वैक्सीन है जिसको फ्लू वैक्सीन के नाम से मशहूर है, जो बेसिकली ये वाला वैक्सीन एनुअल वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल है। तो ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये सारे एज ग्रुप्स के लिए है बेसिकली। ओके। तो हर साल बेसिक उसका टाइम ये है कि मॉनसून सीजन शुरू होने से पहले वो वैक्सीन अगर आप लेंगे तो आपको आने वाला एक साल में जो भी फ्लू से आप एक्सपोज होंगे, वो फ्लू से लड़ने के वास्ते वो वैक्सीन काफी हद तक मुफीद रहता है। ओके। वैक्सीनेशन के ताल्लुक से भी एक छोटी सी गलतफहमी लोगों के जहन में रहती है। हाँ बिल्कुल, मैं जी, भी ये सुना जी, हाल ही में थोड़े वक्त जी, पहले जी, ये कोरोना का जो वैक्सीन था नहीं लेना वगैरह वगैरह, वैक्सीनेशन ये तो बीमार हो जाए उल्टा जी, चले जाए वगैरह वगैरह। जी। वो तो एक कम्प्लीटली डिफरेंट मौजू है। मैं जो आपको बताना चाह रहा था बेसिकली जैसा कि बच्चों के वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन कई हैं। कोई वैक्सीनेशन ऐसा नहीं है कि ये देने के बाद 100% फिर वो बीमारी होंगी नहीं बढ़ती, समझे आप। वैक्सीनेशन बेसिकली विल प्रिवेंट द चांसेस ऑफ acquiring that particular disease to a large extent if taken at the appropriate time, समझे। ओके फाइन, करेक्टली करेक्ट ऑन टाइम अप्रोप्रिएट टाइम में वैक्सीनेशन तो लेंगे तो काफी हद तक आप बचते हैं वो बीमारी से। और अगर आप फिर भी अगर एक्सपोज हुए वो बीमारी से और आपको सिम्टम्स आए, तो वो सिम्टम्स को काफी हद तक वो वैक्सीनेटेड जो रहेंगे उनके अंदर सिम्टम्स बिल्कुल मिनिमल है। Okay. Basically, the vaccine will not allow the disease to manifest to severe symptoms. सीवियर स्टेट तक जाने की, Severe नॉर्मल स्टेज में, जी। मिनिमम स्टेज पे भी जो है। जी, अच्छा, जहां तक आपने बात की वैक्सीनेशन के बारे में भी मैंने आपसे सवाल पूछा, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बच्चों में कोई नेचुरल तरीकेकार का इस्तेमाल, जो ज्यादातर वालिदैन का सवाल रहता है कि भाई हल्दी वाला दूध बोलो आप, जी। तो जैतून का इस्तेमाल, जी। लौंग का इस्तेमाल, ये तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जी। क्या तरीकेकार इस्तेमाल करना चाहिए? जी, देखिए एज सच साइंटिफिकली इम्यून बूस्ट जैसी कोई चीज होती नहीं है, समझे आप। लेकिन गुड हैबिट्स इज द बेस्ट थिंग फॉर इम्यूनिटी। आजकल जो हमारे को ज्यादा जो प्रॉब्लम्स है ना, ये ज्यादातर हमारे लाइफस्टाइल रिलेटेड इशू ज्यादा है हमारे, कि हमारे लाइफस्टाइल पुराने जमाने के लाइफस्टाइल से बहुत बदल गया है। तो उसकी वजह से काफी हद तक प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसा कि एक सिंपल चीज एयर कंडीशनिंग, पुराने जमाने में एयर कंडीशनिंग नहीं होती थी, आज के जमाने में एयर कंडीशनिंग है। तो लोग आज समझ रहे हैं कि एयर कंडीशन से नजला जुकाम हो जा रहा है, लेकिन बात एयर कंडीशन से नहीं हो रहा। प्रॉब्लम ये है कि एयर कंडीशन क्या करता है, आपके कमरे की हवा को ठंडा करेगा, ठंडा करेगा। समझे आप। तो इसके अंदर फिल्टर्स लगे,
ओके। हम क्या करते हैं, हमारी लापरवाही में हम वो फिल्टर्स को वक्तन वक्तन साफ नहीं किया करते हैं, ओके। और लगा दिए एसी तो सालों वैसी रहता। जी हाँ। समझे आप, जब तक कि एसी वाले को आप बुला के इसमें सर्विसिंग नहीं करेंगे कोई करता है। लेकिन आप एसी को उठाएंगे तो ऊपर एक उसके फिल्टर रहता है, आप भी हाँ। देखे होंगे। जी हाँ, जी हाँ, आप जी वो फिल्टर को आप लेके जाके नल के नीचे रखो, पूरा काला पानी रहता। है। समझे आप, तो बेसिकली वो फिल्टर में हर चीज कैच हो, हर किस्म की चीज उसके अंदर कैच हो रही। अब वो कैच होके उसके अंदर ही पकड़ी हुई है, उसमें से हवा आ रही। तो बेसिकली हवा वो चीजों को आपको फिर से हवा रूम में सर्कुलेट करते जाए। तो एसी आप इस्तेमाल करने से नजला जुकाम नहीं होता, लेकिन आप वो फिल्टर को आप वक्तन वक्तन सही तरीके से उसकी क्लीनिंग नहीं करते रहेंगे, और एसी को सही तरीके से मेंटेन नहीं करेंगे, तो लाजमी है कि उसके अंदर वो जरासीम भी क्या वो पकड़े हुए रहते हैं, वो फिल्टर के अंदर वो भी जमा हुआ रहता। उसकी वजह से ये चीज जो है सो फैलती है। तो क्लोज रूम, खुली हवा नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, कंटिन्यूसली फ्रेश एयर सप्लाई नहीं आ रही, और खराब हवा बाहर नहीं जा रही, जिसकी वजह से एक ही रूम, अब ये रूम में कभी कोई आके बैठा होगा जिसको काफी खांसी है, काफी नजला जुकाम है, जी समझा, हाँ। वो जरासीम ये रूम के अंदर है। वेंटिलेशन नहीं है, एयर कंडीशनिंग है ये रूम के अंदर, तो वेंटिलेशन नहीं देने की वजह से वो जरासीम नहीं रहते। तो हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। जी। अच्छा, जहाँ तक आपने बात की लाइफस्टाइल की, जी। तो मैं लाइफस्टाइल के ऊपर ही एक और सवाल आपसे ये भी जानना चाहूंगा। ठंड में लोग ऑयल और हैवी फूड ज्यादा खाते हैं, क्या ये हेल्थ के लिए रिस्क है या फिर अच्छा है? अगेन देखिए, साइंटिफिकली ऐसी कोई चीज नहीं है कि ये गजा ठंडी है, ये गजा गर्म है। आमतौर पर लोग ये भी समझते हैं कि ये सब चीजें हैवी जो डाइट है ये गर्म है, तो सर्दी के मौसम में खाना चाहिए बस। जी हाँ। लेकिन होता क्या है बोले तो, जब आप ये इस किस्म के हाई कैलोरी डाइट बोलते हैं, हम्म। बेसिकली हाई कैलोरी डाइट जब आप कंज्यूम करेंगे, तो आपका बेसिकली बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी जरा ज्यादा वर्क करना पड़ता है। तो ज्यादा वर्क जब करता है तो ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर का भी एक बेस लाइन जो बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ता है, समझिए आप। तो उसकी वजह से ऐसा एक कैफियत है, समझिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे मौसम में ऐसा खाना खाने से कुछ फायदे हासिल होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये यूवी का कहते हैं कि ये सर्दी के दिन है, सूप पियो, गरम चाय पियो, गरम दूध पियो, जी। तो क्या ये बेनिफिट है या फिर एक कंफर्ट जो सो एरिया जो सो सर्दियों के लिए? जी। तो बेसिकली जैसे मैं आपको बताया पहले भी, जब आपको सिम्टम्स है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो आप कोई भी गर्म चीज, नमकीन चीज जब आप कंज्यूम करेंगे, तो दैट विल वर्क इन at some level in killing the microorganisms inside our upper respiratory tract also। तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत कुछ उससे फायदा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि उससे बिल्कुल फायदा नहीं है। कंज्यूम करने के लिए अच्छी चीजें हैं, सूप लियो आप, या जो सो हाई प्रोटीन, क्योंकि जब भी इंसान बीमार होता है तो प्रोटीन बॉडी को वापस रिकवर करने में काफी हेल्प करती है। तो बेसिकली ये सारी चीजों का अपनी जगह एक रोल है। देखिए, ओवरऑल जो चीज की तरफ आजकल तवज्जो नहीं है हमारी, वो बैलेंस्ड डाइट है, समझे आप। हाँ, लोग आमतौर पे ज्यादा इंटरेस्ट ये है कि मेरे को कौन सी विटामिन खिला देते हैं, कौन सा जो है सो कुछ दवा खिला देते हैं जिससे मैं ये सीजन में ये चीजों से बच जाऊं। लेकिन एक्चुअली अगर फ्रैंकली स्पीकिंग, बैलेंस डाइट का कोई बदल नहीं है मौजूद। अब पुराने जमाने में ये भी था कि मौसम का फल खाना बहुत अच्छी चीज है, जी हाँ। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ये ओके। साइंटिफिकली प्रूवन है कि सीजन सीजन का जो फ्रूट रहता, दैट फ्रूट इज वेरी वेरी हेल्दी। ठीक है, लेकिन प्रोवाइडेड दैट यू कंज्यूम इट इन द राइट वे, क्योंकि आजकल काफी लोग केमिकल्स वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप फ्रूट्स वगैरह लाते हैं मार्केट से, उसको अच्छी तरह से वॉश करना और फिर उसको जो है सो लेना, ये चीज सब फायदेमंद है। तौर पर लोग ये समझते हैं कि फ्रूट्स खाने से भी कुछ हो जा रहा है, क्या नहीं। ऐसी कोई चीज नहीं है। फ्रूट्स तो इनफैक्ट वाइटामिन का एक बहुत रिच सोर्स है। पुराने जमाने में तो ये बोलते थे एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। हाँ बिल्कुल। समझे। बट आप अभी जो सो आजकल आजकल सलन है, आजकल लोग समझ रहे हैं एप्पल सलाद है तो सर्दी में नहीं खाना चाहिए। तो ऐसी कोई चीज नहीं है। एक्चुअली बैलेंस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस डाइट के लिए आमतौर पे मैं, जो हमारे पेरेंट्स वगैरह मुझसे आमतौर पर पूछते हैं, डॉक्टर साहब मल्टीविटामिन प्रिस्क्राइब करो, डॉक्टर साहब कैल्शियम प्रिस्क्राइब करो, तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई
5 बेसिक चीजें आप अपने बच्चे को एज अ चेकलिस्ट बनाइए कि रोज आपके बच्चे के खाने में 5 चीजें आना। पहली चीज है मिल्क। मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्क ऐसी चीज है जो ज्यादा कंज्यूम करना भी बच्चे के लिए अच्छा नहीं है और बिल्कुल नहीं लेना भी अच्छा नहीं है। तो रिकमेंडेड जो है 200 to 400 ml पर डे, यानी 1 से 2 ग्लास दिन में दूध पीना चाहिए। दूसरी चीज अंडा। अंडा अगेन इज अ वेरी मतलब एक कंप्लीट मील की वैसी चीज है, उसके अंदर कई चीजें हैं, कैल्शियम भी है, प्रोटीन भी है, कई दूसरे माइक्रो जर्दी के साथ जर्दी के साथ, जर्दी एंड योक एंड द वाइट पार्ट। तो ये दोनों चीजों का जो मजमुआ है ये पूरा बेसिकली एक मील के वैसा है ये। तो अंडे के बहुत फजाइल हैं, तो 1 से 2 अंडे दिन में ये भी बहुत जरूरी चीज है। तीसरी चीज फ्रूट। कम से कम दिन में एक बार कोई ना कोई फ्रूट खाना जरूरी चीज है। चौथी चीज ग्रीन वेजिटेबल्स, जो भी कलर ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स रहेंगे इससे आपको आयरन मिलेगा। और पांचवी चीज पूरे जो आपके दूसरे कलर्ड हार्ड वेजिटेबल्स है, टोमेटो ले लीजिए, गाजर ले लीजिए, खीरा ले लीजिए, सब अलग अलग रंग के हैं। जितने अलग अलग रंग हैं उतने अलग अलग वाइटामिन है, समझे आप जी। तो वाइटामिन बनाई जाती है इससे, इसी ये चीजों से। आप देखिए कोई भी मल्टीवाइटामिन सिरप के ऊपर पूरे फ्रूट्स ही उतरे हुए रहते हैं, उसकी कवर के ऊपर आप अगर गौर करेंगे मल्टीवाइटामिन सिरप के ऊपर पूरे फ्रूट्स ही उतरे हुए, फ्रूट्स ही समझे आप। तो बेसिकली ऑल फ्रूट्स आर रिच सोर्सेस ऑफ वाइटामिन एंड मेनी अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो दिन में एक बार फ्रूट खाना, एक बार ग्रीन वेजिटेबल खाना, एक बार हार्ड वेजिटेबल कलर्ड वेजिटेबल्स खाना और एग खाना, मिल्क खाना। ये 5 चीजें अगर आप लेंगे तो आपको कैल्शियम की कमी नहीं हो सकती, आपको विटामिन डेफिशिएंसी नहीं हो सकती, आपको आयरन डेफिशिएंसी नहीं हो सकती। आप सुन रहे होंगे विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जा रही है लोगों को आजकल, विटामिन की डेफिशिएंसी है, और खून में जो उसकी भी बहुत कमी है आजकल, स्पेशली चाइल्डहुड में, बच्चों में 1 से 3 साल के बीच में, समझे आप, क्योंकि उनको पूरा नेचुरल डाइट के ऊपर अच्छी तरीके से लाया नहीं जाता, तो उसकी वजह ज्यादा दूध ही पीते रहते हैं बच्चे। दूध में आयरन नहीं है, ग्रीन वेजिटेबल्स में आयरन है और रेड मीट में आयरन है। तो ये चीजें कंज्यूम नहीं करने की वजह से डेफिशिएंसीज होने की वजह से फिर हम सप्लीमेंट्स ढूंढ रहे हैं। लेकिन एक्चुअल जो जो पॉइंट टू गो बैक टू इज बैलेंस डाइट एंड गुड लाइफस्टाइल। अब लाइफस्टाइल की भी कुछ चीजें हम मिस कर दिए। तो बेसिकली आप एक चीज अपन डिस्कस करें, सोशल डिस्टेंसिंग। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे लोग उसको एक एक्सट्रीम पे भी लेके चले गए हुए, बच्चों को किसी से इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे। जी हाँ, इंटरेक्ट ही नहीं करेगा बच्चा सोसाइटी से, दूसरे बच्चों के साथ, दूसरे उसके साथ, तो एक्सपोज कहाँ होगा? एक्सपोज नहीं होगा तो उसकी बॉडी एक्सपीरियंस कैसा गेट करेंगी आगे लड़ने के लिए। तो ओवर प्रिकॉशन इज ऑल्सो नॉट गुड, समझा। मास्क पहन ले रहे और जो है एकदम अपने आप को स्टेराइल एनवायरनमेंट में अगर रखेंगे, कहीं ना कहीं एयरपोर्ट को जाएंगे, सुपरमार्केट को जाएंगे, एक्सपोज होंगे, बीमार पड़ जाएंगे। फिर हम सोचते हैं कि जो सो बच्चा कमजोर हो जा रहा है। कमजोर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो सो हम मांगे, कमजोर इसलिए हो रहा कि हम बहुत ज्यादा ओवर स्टेराइल कर ले रहे हैं अपने आप। प्रिकॉशन जो बेसिक है ना, जब किसी को सिम्टम्स है, जैसे हमारे पास भी हदीस में है कि भाई आप छींक रहे तो नाक कवर करो, ये साइंटिफिक चीजें हैं। ये चीजों को अगर आप यही चीजों को अगर हर इंसान अगर फॉलो करेगा तो अब वो टाइम का वास्ता मास्क बन गया हो। जी हाँ, समझा, मास्क पहन रहे उसके वास्ते हाथ लगाना है, तो आप बर्फ भी कर रहे हैं, बर्फ कर रहे हैं तो आपको मुंह कवर करना है। आप पानी पी रहे तो पानी को देख के पीना है। पानी के अंदर आप ब्रीथ इन नहीं करने का है। पानी पीने का टाइम पे आप फूकना नहीं है पानी के अंदर, समझे आप। तो ये सब चीजें क्या है, these are all ways of preventing acquiring infections। अच्छा, एक मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए एक आखिरी सवाल और एक गुजारिश हमारे नाजरीन की तरफ से कि जैसा अब हम लाइफस्टाइल की बात चल रही है तो उसी को नजर में रखते हुए बस अगर ऐसा भी होता कि बच्चा घर में कुछ भी नहीं खा रहा, ये नहीं खा रहा, वो नहीं खा रहा, चलो इसको बर्गर मंगा के दे दो, फ्रेंच फ्राइज मंगा के दे दो, पिज्जा दे दो, मतलब जो बाहर के जो होटल्स के जो चीजें हैं, तो ये किस हद तक जो सो प्रिवेंट करना चाहिए? अगर इस्तेमाल भी कर रही तो कितने टाइम में एक मर्तबा करना
तो फिर कितने दिन में एक मरतबा मतलब बाहर का फूड, या फिर क्योंकि दौरे हाजिर में जो मौसम की तब्दीलियां अचानक, बैठे बैठे कहीं तूफान हो जा रहा, बारिश हो जा रही, जी कहीं और स्टेट में बारिश हो रही, हमारे पास भी उसके जमार असरात दिख रहे हैं। जी ठंड एकदम से ठंडी, फिर जी दिन भर ठंड रहती, रात भर 11 बजे के टाइम पे एकदम तेज धूप, फिर 12 बजे से फिर सर्दी, 1 घंटे के वास्ते धूप निकल रही। जी तो ऐसी सूरत हाल में बाहर का जो फूड है, खाना है, बच्चों के लिए किस हद तक अच्छा रहेगा या फिर हानिकारक है। और इसके साथ साथ आखिरी चीज आपसे कि वक्त मुकर्ररा पे, जैसे आपने सारी चीजें बता दी, 5 चीजें मैं कहूंगा, दूध है, अंडा है, हरी तरकारी है, कलर ऑफ परमानेंट कलर वाला जो फूड है जी वो खाना, और फ्रूट का इस्तेमाल करना। फिर भी जैसा कि आपने बताया, छींक रख के तो हाथ रखना है। अब फिर उसके बाद साइंटिफिकली जब डॉक्टर्स ने तिब्बे नबवी को बताया कि गरारा करो, नाक में पानी डालो, जी तो तिब्बे नबवी के मद्देनजर रखते हुए बच्चों के लिए खास तौर पे किन चीजों का ज्यादा इस्तेमाल जी करना चाहिए। जी। अब देखिए इसमें जो सबसे पहली चीज आप पूछे कि बाहर का खाना, तो देखिए आजकल के जमाने में बाहर का खाना बहुत कॉमन हो गया है। एंड अनफॉर्चुनेटली कौन क्या चीज इस्तेमाल कर रहा है पकाने में, तहकीक करना बेइंतहाई मुश्किल है। इसमें गवर्नमेंट की एजेंसीज का बहुत बड़ा रोल रहता है कि भाई ऐसी कड़ी नजर रखी जाए हर जगह पे। लेकिन अब इतने लोग इन्वॉल्व हैं, इतने बावर्चियां हैं और फूड हैंडलर्स हैं, तो कहाँ तक इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, बहुत मुश्किल है। अब घर में हमारी माँ अगर खाना पका रही है, तो आप खुद ही सोचिए उन्हें बगैर हाथ धोए तो नहीं पकाएंगी। हाँ, उन्हें जब तो खाना है तो उस पर मक्खी नहीं बैठने देंगे उन्हें। समझे आप, कोई किस्म की उसके अंदर कीड़े पकौड़े कुछ भी है तो उसको साफ करके हटा देंगे बाजू। कॉकरोचेस अगर है तो आप उसको साफ सफाई कर देंगे। अब एक एक ऐसी जगह पे जहाँ पे माँ नहीं है, कोई और ही पका रहा, who's not concerned with anybody of the guests coming into the restaurant, तो उन्हें किस हद तक जो है सो, अगर उन्हें उतना मोटिवेटेड है ना पहले कि भाई कोई बीमार पड़ सकता, मेरी इतनी जो है सो ओनरशिप रहना चाहिए आदमी को। शॉर्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सीधा जाओ। जी हाँ। तो ये चीज को आप प्रिवेंट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन बुनियादी एक उसूल जो मैं आमतौर पे लोग मेरे से पूछते हैं तो मैं ये बोलता हूँ कि स्पेशली ऐसे कम्युनिकेबल डिजीजेस फैलने का जो टाइम रहता है, जैसा सीजन चेंज का टाइम है, विंटर का टाइम है, तो कई चीजों से फैलते बीमारियां, हवा से फैलते तो हवा में, यानी आप रेस्टोरेंट के अंदर क्राउडेड जगह है उसके अंदर अगर आप जा रहे हैं तो लाजमी है कि कोई भी किसी को भी कुछ है तो आप भी एक्वायर कर सकते हैं। दूसरी चीज, गरम पका हुआ फ्रेशली सर्व्ड फूड, यानी बिल्कुल हंडी से निकल के आपके प्लेट पे आई पका हुआ फ्रेश, तो आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। बिकॉज कोई भी चीज को आप पकाएंगे तो आप एक 100 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर ही पकता है वो उतने टेम्परेचर में तकरीबन जरासीम मर जाते हैं। तो बुनियादी उसूल, फ्रेशली कुक्ड इमीडिएटली सर्व। समझे आप। अब स्टोर्ड फूड आइटम्स, अब दही की चटनी है और कई अलग किस्म की चीजें हैं, मिर्चों का सालन है, फास्ट फूड आइटम्स है, वो उसके अंदर रखे हुए रहते हैं, वो अंदर लेते रहते हैं, डालते रहते हैं, सर्व करते रहते हैं लोगों को। फुली कुक नहीं रहता, वो ऑलरेडी प्री कुक चीजें रहते हैं जिसको सिर्फ रेडी करते हैं, लोगों को सामने सर्व करते हैं। ऐसी चीजों से बचना चाहिए। जो भी फ्रेश कुक हो रहा है और फ्रेशली आपको सर्व किया जा रहा है, वो चीज आप कंज्यूम कर सकते हैं। इंशाल्लाह कम्युनिकेबल डिजीजेस के हद तक तो आप उससे बच जाएंगे। फिर उसके बाद जहाँ से भी आप ले रहे हैं वहाँ की हाइजीनिक कंडीशंस कैसी है, किचन कैसा है, मक्खियां तो नहीं है, कॉकरोचेस तो नहीं है। अब ये किस्म की चीजों को आप हम देखना बहुत मुश्किल है। जी हाँ। समझे आप, ये तो रेस्टोरेंट पर्सन के ईमानदारी की बात है वो बेसिकली। तो आप खुद आइडेंटिफाई कर लेना अपनी खुद एक रिसर्च के जरिए कि कहाँ पे मेरे को सेफ फूड मिल रहा है। और मैं आमतौर पे लोगों को बोलता हूँ कि भाई इसको एक डेली अफेयर मत बनाओ। ठीक है, बच्चों को भी आजकल पिज्जा का खाने का शौक है, बर्गर खाने का शौक है, ठीक है, ये चीजों को यूज इट ओनली एज अ रिवॉर्ड। आप इनाम के वैसे इस्तेमाल कीजिए। बच्चा अच्छा काम करा, कुरान फिक्स कर लिया, कुछ अपने सब्जेक्ट में स्कूल में अच्छे मार्क्स ला लिया,
घर में कुछ अच्छी आदत नहीं बनाया, अच्छा काम करा कुछ, आप उसको वो टाइम पे रिवॉर्ड करिए। ये एक अनदर बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल टॉपिक है, इसको भी हदीस से जोड़ा जा सकता है। ये रसूलुल्लाह का भी जो तरीका था बच्चों को समझाने का, कभी कोई बच्चे को डांटे नहीं, समझा। और ये चीज अगेन साइंटिफिकली प्रूवन है कि बच्चों का दिमाग का जो डेवलपमेंट रहता है, बच्चों को पनिशमेंट एक्चुअली वो एक एज ग्रुप तक पनिशमेंट काम नहीं करता। पनिशमेंट देने से उल्टा उसको नुकसान है। उसको काम करता अच्छे कामों पे उसको इनाम देना, अच्छे कामों पे उसको इनाम देंगे तो वो चीज अंदर से उसको मोटिवेट होता है कि भाई मैं ये करूंगा तो मेरे को ये मिलता। तो इस तरीके से ये चीजें जो है जो बच्चे खाने शौक से खाते हैं, यूज इट लाइक अ रिवॉर्ड। और क्या है, आमतौर पर बच्चों को हर चीज डंडे के हिसाब से नहीं, ये नहीं बोले दिए ना बस खत्म बोलिए, बस ये बात नहीं करना बच्चों के साथ, उनको भी समझाना पड़ता है कि भाई आपके लिए ये चीज इस वक्त अच्छी नहीं है, आप जो है सो अभी बीमार हैं तो आप आइसक्रीम नहीं खा सकते, चॉकलेट नहीं खा सकते। तो इस किस्म के कुछ चीजें हैं जो बच्चों को समझा के डॉक्टर्स के पास भी जब लाते हैं तो डॉक्टर्स भी ये चीज आमतौर पर बच्चों को समझाते। तो ये चीजें बातचीत और समझाने बुझाने से बच्चों को सिखाया जा सकता है। बच्चों को असल जो अल्लाह ताला जो इंसान का बच्चा जो इतना वक्त से पहले निकालते हैं, आप अगर गौर करेंगे, जानवरों के बच्चे जब पैदा होते तो इंडिपेंडेंट रहते, खुद खा ले सकते, खुद चल फिर सकते, तकरीबन अपने काम सब कर ले सकते। माँ बाप सिर्फ थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करते हैं उसको दूसरे चीजों से, समझा। लेकिन इंसान का बच्चा ऐसा स्टेज में पैदा होता है कि हर चीज सिखाना है उसको, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, कैसा रहना है, हर चीज ट्रेन की जानी पड़ती है। तो ट्रेनिंग के ऊपर आजकल लोगों का कम वो है, हर चीज की वजह से दवा दियो, बोलते बच्चा खाना नहीं खा रहा। अरे बच्चा खाना इसलिए नहीं खा रहा क्योंकि आप सिखा ही नहीं उसको, समझे, जिसे ट्रेन होने के लिए, समझे आप। तो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ट्रेनिंग एक निजाम है पूरा, उसको बहुत सब्र के साथ, पेशेंस के साथ और समझा बुझा के करना पड़ता, डंडे से नहीं कर सकते हर चीज। जी जी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बड़ा कीमती वक्त और काफी अहम बातें जी आपके जरिए हमारी खानाइन तक पहुंची हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम इन सारे मशवरों को मद्देनजर रखते हुए अपने बच्चों का इन बदलते हुए मौसम में रखेंगे ख्याल। फिर भी हो अगर आपके पास कोई सवाल या फिर भी आप अपने बच्चों की सेहत को लेकर है परेशान, तो फिल्म सिटी के दरवाजे और हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स के दरवाजे आप लोगों के लिए जरूर खुले हैं। पहुंचाइएगा आप अपना सवाल हम तक और जरूर तशरीफ लेके आइएगा फिल्म सिटी हॉस्पिटल पर। इंशाल्लाह होगी फिर अगले प्रोग्राम में मुलाकात। तब तक के लिए अपने मेजबान हाफिज अहमद अकरम अब्बास को दें इजाजत। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।